पानी और एल्कोहल, जो अपने मेथ वो एथिल एल्कोहल होता है, एल्कोहल, पानी और एल्कोहल जो पीने वाली एल्कोहल होती है, तो पानी और एल्कोहल को मिला दिया। ठीक है, पानी और एल्कोहल को मिला दिया तो अपने को पता है कि पानी में एल्कोहल मिला देंगे तो उसका समांगी मिश्रण बनेगा, अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो पूरी तरह से घुल जाएंगे। अब यदि एल्कोहल को अपने को बाहर निकालना है तो अपने नीचे क्या लगा देंगे, बर्नर लगा देंगे, नीचे क्या लगा देंगे, बर्नर। तो जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो एल्कोहल का कवंथना कम होता है, तो ये कम टेम्परेचर पर क्या बन जाएगी, इसकी वाष्प बन जाएगी। कम टेम्परेचर पर भी पर ये जो एल्कोहल है ये वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा, और इसके अंदर जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, पानी। पानी अंदर बच जाएगा, यानी भौतिक विधि द्वारा अपने पानी और एल्कोहल को वापस अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या 3, चीनी का घोल किसका उदाहरण है। यानी पानी में अपनों ने क्या किया, चीनी को घोल दिया, तो ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण। तो अपने को पता है जहाँ पर ये घोलने का शब्द आ गया तो घोला है तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, तत्व। तत्व में अपने को पता है कि तत्व में एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जैसे आपको बताया था कॉपर हो गया एलिमेंट है, आयरन हो गया एलिमेंट है, जैसे सोना हो गया, इसमें जैसे सोना है उसमें सभी जो एलिमेंट है वो Au के ही होंगे, यानी सोने के ही होंगे। और कॉपर की वायर है, जैसे कॉपर की वायर है तो उसमें सारे जो तत्व हैं वो कॉपर ही कॉपर के होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, यौगिक या कंपाउंड है, यौगिक को अपने देख लिया था कि इसमें निश्चित अनुपात होता है, जैसे ये है नाइट्रिक एसिड है तो ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है। जबकि चीनी में पानी में चीनी को घोल लेंगे तो क्या बनेगा, एक मिश्रण बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा अपने पास। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक है, अपने को यौगिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ये, और ऑप्शन डी है चांदी। तो अपने देखते हैं, एक सेकंड इसको बड़ा करते हैं थोड़ा प्रश्न को। लोहा, तो अपने को पता है लोहा, अब अपने अभी देखा था कि लोहा क्या है, एक तत्व है, लोहा क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, ये यौगिक की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन बी ये क्या है, हवा। हवा का अपने को पता है, हवा ध्यान रखना है एनसीईआरटी में पुस्तक में सीधा दिया हुआ है, हवा क्या है, एक मिश्रण है। हवा क्या है, एक मिश्रण है। क्यों है मिश्रण, क्योंकि इसमें बहुत सारी हवाएं होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, आर्गन हो गई, तो ये क्या है, हवा क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और भी बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। तो हवा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। चांदी, चांदी अपने को पता है चांदी क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, क्योंकि चांदी में जो अणु है, सारे जो परमाणु है, चांदी के जो सारे परमाणु है वो क्या होंगे, Ag के बने होंगे। ठीक है, Ag, तो चांदी क्या है, एक तत्व है। तो यौगिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक क्या बचेगा अपने पास है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी है कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक, यौगिक की परिभाषा अपने को पता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व मिलकर जब कोई रासायनिक संयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो हो गया ना, दो दो अणु हो गए, तो परिभाषा दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक संयोग बनाते हैं, तो वो यही कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो दो जो परमाणु है उन्होंने मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर लिया। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, इमल्शन। इमल्शन अपने को पता है कि एक होता है तत्व, एक मिश्रण होता है, एक होता है कोलोइड। तो इमल्शन क्या है, कोलोइड का एक प्रकार है। पहली बात तो ये इमल्शन क्या है, कोलोइड। इमल्शन क्या है, कोलोइड का एक प्रकार है। ठीक है, तो एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम वो होता है जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है, जैसे पानी है, पानी में बहुत सारा पानी ले लिया और इसमें चीनी घोल दी, कितनी, 50 ग्राम, तो ये जो पानी है इसको बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम, और ये जो चीनी घोली है इसको बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, यानी जो विलेय होगा उसको प्रक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे। विलेय कौन है, चीनी है 50 ग्राम, और जो विलायक हो गया, विलायक क्या है, पानी है, तो इस विलायक को बोलेंगे प्रक्षेपण माध्यम। तो इमल्शन, इमल्शन में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं,
यानी क्या, ये द्रव में द्रव, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। इसकी प्रबल संभावना बनती है इनकी, यानी कि आगे ये जो कोलाइड की पूरी सारणी है, पूरी जो टेबल है, मैं आपको याद करवाऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के, उसमें से आने की प्रबल संभावना रहती है। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है? नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मिश्रण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नमक मिला हुआ पानी, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो अपने एक एक ऑप्शन को उठा के देखते हैं। ऑप्शन पहला कार्बन डाइऑक्साइड, अपने को पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ने संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये क्या है, एक यौगिक है, ना कि मिश्रण। नम ऑप्शन सी पे चलते हैं, सोना। सोना क्या है? सोना एक तत्व है। सोने के जो सारे एटम है, सारे परमाणु हैं, वो Au के ही बने होंगे ओनली, सिर्फ। और मिश्रण बनाने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए ना, तभी तो उनको मिश्रित करेंगे। तो सोना में तो ओनली Au है, तो सोना क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में ओनली क्या है? H2 है। हाइड्रोजन गैस में क्या है? H2 है। तो इसको क्या बोलेंगे अपने? इसको, यह तो एक अणु हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का एक अणु है, या इसको यौगिक भी बोल सकते हैं। लेकिन मिश्रण तो ये हाइड्रोजन का मिश्रण तो किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओनली हाइड्रोजन है, और मिश्रण होने के लिए कम से कम दो चीज़ें चाहिए। तो दो चीज़ें कहाँ पर है? नमक मिला हुआ पानी, तो इसमें नमक भी है और पानी भी है, तो नमक और पानी को मिला दिया तो क्या बन गया? एक मिश्रण बन गया। तो ऑप्शन बी नमक मिला हुआ पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न ऐसे नहीं बनाए हैं, एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़ी है मैंने, और एक एक प्रश्न को एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है, और एनसीईआरटी की बुक में से ही डायरेक्ट प्रश्न अपने पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अपने को बताना है ऑप्शन ए, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस हिसाब से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन अपने देखते हैं, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम अपने चर्चा कर रहे थे कि जो तत्व है एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, ये क्या है? तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणु है। इसमें कॉपर ही कॉपर है, इसमें Ag है, इसमें और कई ओनली एटम है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यौगिक जो होता है कंपाउंड, वो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। बिल्कुल, जैसे H2 है, एक कंपाउंड है, मतलब कम से कम दो इसमें एटम होने चाहिए। इसमें दो है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का है। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसमें भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, यानी तीन एटम ने मिलकर एक संयोग बना दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यौगिक, ठीक है। तो ये दोनों ही बात क्या है? सही है। दोनों क्या है? दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, दोनों सही, दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, जब मिश्रण बनता है तब क्या होता है? यानी जब अपने कोई मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो क्या होता है? ऑप्शन ए, मिश्रण में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं। ऑप्शन बी, मिश्रण में मौजूद पदार्थ अपने विशिष्ट गुण खो देते हैं। ऑप्शन सी, मिश्रण में मौजूद पदार्थ अपने विशिष्ट गुणों को बनाए रखते हैं। या ऑप्शन डी, मिश्रण में मौजूद पदार्थ अलग अलग गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मिश्रण में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, नहीं बदलते। जैसे पानी है, पानी में चीनी मिला दी, तो ऐसा नहीं है कि चीनी अपना नेचर छोड़ देगी या अपना अपना गुण बदल देगी, ऐसा नहीं है। चीनी अपना गुण नहीं बदलेगी। जैसे अपने इसका टेम्परेचर देखिए, पानी को वाष्प बना देंगे तो चीनी उसमें शेष रह जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, कि ये जो गुण बदल देगी, गुण बदलने वाली बात है, गलत है। ऑप्शन बी है, मिश्रण में मौजूद पदार्थ अपने विशिष्ट गुण खो देते हैं, ये भी वही स्टेटमेंट है, विशिष्ट गुण अपना नहीं खोता। ऑप्शन सी, मिश्रण में मौजूद पदार्थ अपने विशिष्ट गुणों को बनाए रखते हैं। बिल्कुल, यानी पानी में चीनी को घोला है तो पानी H2O है तो वो H2O ही है, उसका कुछ अलग नहीं बनेगा। और चीनी है वो चीनी है, पानी को अगर वाष्पीकृत कर दिया जाए तो चीनी शेष रह जाएगी, वो अपना गुण चेंज नहीं करेगी। ऑप्शन डी, मिश्रण में मौजूद पदार्थ अलग अलग गुणों वाले एक नया पदार्थ बनाते हैं। नहीं, नया कुछ भी पदार्थ नहीं बनाते, पानी और चीनी अलग अलग ही रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन एक यौगिक है? वही आ गया यौगिक। यौगिक की परिभाषा आपको बताया, जब दो या दो से अधिक एटम मिलकर कोई रासायनिक संयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा एक यौगिक है? नहीं 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 नहीं, हाँ यौगिक बताना है तो पीतल। पीतल अपने को पता है, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो ये तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। पीतल में क्या होता है? तांबा और ये तांबा और जिंक, तांबा और जिंक मिलके पीतल बनता है। हीरा, हीरे में अपने को पता है कि ओनली कार्बन ही कार्बन होता है, तो इसका यौगिक नहीं बन सकता, क्योंकि यौगिक बनने के लिए कम से कम दो विभिन्न प्रकार के एटम चाहिए, तो हीरा भी नहीं है। कंसा, कंसा भी अपने को पता है कि कंसे में क्या होता है? कंसे में होता है तांबा यानी कॉपर और एसन टिन। कांसा बनता है कॉपर और टिन से, तो ये भी क्या हो गया? एक मिश्रण। कांसा भी एक मिश्रण है, पीतल भी एक मिश्रण है। हीरे में ओनली कार्बन होते हैं, तो यौगिक क्या हो गया? यौगिक हो गया अपना ये नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या हो गया? यौगिक हो गया, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन्होंने मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर लिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, और हमारे एक टॉपिक ये भी है इसमें कि रासायनिक सूत्र। तो ये जो विरंजक चूर्ण है ये आपको रासायनिक सूत्र में भी पूछ सकता है। ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो रासायनिक सूत्र में पूछ सकते हैं आपको, और ये भी पूछ सकते हैं कि ये मिश्रण है या अपर रूप है या यौगिक है या तत्व है। तो अपने को पता है ये कोई मिश्रण तो है नहीं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अपर रूप का तो कोई सवाल ही नहीं है, अपर रूप नहीं है ये। और तत्व भी नहीं है। क्यों नहीं है तत्व? क्योंकि इसमें 3 प्रकार के एटम है, कैल्शियम भी है, ये ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में यौगिक कौन सा है? यानी इसमें से अपने को कंपाउंड पूछा है, यौगिक पूछा है, यौगिक, ठीक है। तो ओजोन, ओजोन यौगिक है। तो ओजोन में क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 ये तत्व होते हैं। तो यौगिक के लिए दो कम से कम 2 एटम होने चाहिए विभिन्न प्रकार के, वो इसमें है नहीं। पारा, पारा क्या है? Hg पारा दे रखा है। पारा तो एक तत्व हो गया, ठीक है। और वायु, वायु हमने पीछे भी देखा था। वायु क्या होता है? गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। एक प्रश्न आपको वायु पे और बताता हूँ। अगर कोई पूछ ले कि वायु कैसा मिश्रण है, तो आपको बताना है वायु समांगी मिश्रण है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है कि वायु कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ये लाइन आ सकती है। वायु मिश्रण है पहली बात तो, दूसरी बात क्या है? समांगी मिश्रण है, समांगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमोनिया, क्योंकि अपने को पता है कि अमोनिया होता है NH3, ठीक है। तो ये NH तरीके एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन ने भाग ले रखा है, एक हाइड्रोजन ने, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया? एक कंपाउंड बना लिया, एक यौगिक बना लिया, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस में उद्रोपतन, ये उद्रोपतन है जिसको अपने सब्लिमेशन बोलते हैं। तो किन किन में सब्लिमेशन होता है? ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड में होता है, या ऑप्शन बी नेफ्थलीन में होता है, या ऑप्शन सी एंथ्रासिन में होता है। तो अपने को पता है कि एक बात आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, अमोनियम क्लोराइड है ये, इसको ऐसे डिनोट करते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है ये। ध्यान रखना है, इसी को नौसादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर। इसी को क्या बोलते हैं? नौसादर बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड बोल दो, चाहे क्या बोल दो, नौसादर बोल दो। ये भी, इसमें उद्रोपतन होता है, ठीक है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में भी उद्रोपतन होता है। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन में भी क्या होता है? उद्रोपतन होता है। इसका मतलब अपना जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये ऑल, सभी। यानी अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन सभी में क्या होती है? उद्रोपतन की घटना होती है। उद्रोपतन क्या होता है? जैसे किसी ठोस को गर्म किया तो वो द्रव नहीं बनता, सीधे क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। जैसे कपूर हो गया, कपूर देखा होगा आपने, कपूर, यानी ये जैसे कपूर है, कपूर,
तो इसको टेम्परेचर देंगे तो ये लिक्विड में नहीं बदल कर सीधा क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगी। इसकी क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। तो इसी को बोलते हैं उद्रपातन या सब्लिमेशन। नेक्स्ट चलते हैं, वायु एक मिश्रण है। इसका जवाब आपको निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि वायु एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, मैंने आपको अभी बताया था कि कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, क्यों है समांगी मिश्रण? जैसे कोई कोई टाइम ये है रूम है, ठीक है, इसमें सभी वायु है, पूरे रूम में क्या है, हवा भरी हुई है। तो जैसे हमने इस पोर्शन से हवा निकाली, हवा ले ली, तो इसमें भी जो नाइट्रोजन होगा वो कितने होगा, 78% होता है, अपने को पता है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। तो ये रेशो यहीं से भी इतना आएगा, यहाँ से हवा ले लेंगे तो भी उसमें नाइट्रोजन कितनी होगी, 78% होगी। ठीक है, यानी जो ये मिश्रण है वो समान रूप से घुला हुआ होता है, और जो समान रूप से घुला हुआ होता है उसको बोलते हैं समांगी। ठीक है, समांगी। जैसे पानी में नमक घोल दिया तो वो क्या हो गया, अब उसको कहीं से भी टेस्ट कर लो वो उतना ही नमकीन लगेगा, क्योंकि वो समान रूप से उसमें मिश्रित हो गया। उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे, मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? ये प्रश्न, ये जो स्टेटमेंट है ये सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है स्टेटमेंट। और ये प्रश्न थोड़ा अलग कैसे है, इसमें भौतिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक होती है, या ऑप्शन सी भौतिक और रासायनिक दोनों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक दोनों। क्यों दोनों? क्योंकि चलो अपने देखते हैं, ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, ये जल रही है, तो इसमें दो प्रकार की क्रिया हो रही है। ठीक है, एक ये बर्न हो रही है, मतलब इसका जो अंदर का केमिकल है वो जल रहा है। तो अपने को पता है जहां भी जलने का काम हो रहा हो, जहां भी जलने का काम हो रहा हो वहां पर कौन सी होती है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा ये जो ठोस है, ये ठोस पदार्थ पिघलकर इसका क्या बनता जा रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में बनता जा रहा है। जैसे जैसे मोमबत्ती जलेगी वो लिक्विड बनती जाएगी। तो किसी ठोस का द्रव में बदलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो इसमें भौतिक परिवर्तन भी है और इसमें रासायनिक परिवर्तन भी है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया अपना। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं, आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कितने? अपने जो आवर्त सारणी है, अपने को बताया अपनी आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। ठीक है, उसमें से 11 जो है वो गैसें हैं, और 92 जो एलिमेंट है वो प्राकृतिक है, और बाकी के जो है वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, मैन मेड हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कितने हैं, 11। गैसीय तत्व कितने हैं, 11 है। कौन कौन से गैसीय तत्व है 11, ये अपने देखते हैं। ये वो गैस है, 11 प्रकार की गैस है। पहली है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये अपने देखते हैं। ये जो 18वां वर्ग है, 18वां जो वर्ग है, 18वें वर्ग को अपने बोलते हैं अक्रिय गैस वाला वर्ग। तो ये अक्रिय गैस है, बाकी जो बचेगी वो क्या है, अक्रिय गैस है। अपने को ट्रिक पता है इसकी, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ऐसे याद करते हैं। 18वां जो वर्ग है, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। इसको वैसे बोलते क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन। ये जो है अपने 11 प्रकार की गैस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे, वह तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, या बोथ, या फिर कोई भी नहीं। तो अपने को पता है कि ये मरकरी क्या होती है, धातु होती है। मरकरी एकमात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है हमेशा। और ब्रोमीन, अपने को पता है कि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। एक प्रश्न इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एकमात्र अधातु जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो वो क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इसका मतलब मरकरी और ब्रोमीन दोनों ही क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या दे रखा है, गैलियम और सीजियम दोनों कमरे के ताप से अधिक होने पर द्रव अवस्था में आते हैं। ये एनसीईआरटी क्लेन है, उसमें ये दे रखा है 303 केल्विन।
और अब 303 केल्विन बोल दो, या इसको बोल दो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोल दो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि केल्विन में से 273 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो 30 यानी रूम टेम्परेचर अपना 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो ये बोल रहा है कि गैलियम और सीजियम दोनों रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होने पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि गैलियम और सीजियम रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही ऊपर होने पर, डायरेक्ट लाइन दे रखी है, रूम टेम्परेचर दे दे या रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होने पर दे दी, तो गैलियम और सीजियम किस रूप में पाई जाती हैं, द्रव रूप में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पीछे पशु परिचय में प्रश्न आया था कि कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, तो वो कौन सी थी, गैलियम। कौन सी धातु थी, गैलियम धातु थी। कोलोइड का सम्मिश्रण, कोलोइड, कोलोइड का सम्मिश्रण है, विषमंगी है, समंगी है, या मिश्रण ही नहीं है, या फिर ऑप्शन है डी। यह सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रबल संभावना है कि पूछ सकता है, या तो सीधा प्रश्न दे देगा या स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकता है। कोलोइड कैसा मिश्रण है, ध्यान रखना है, अपने को लगता समंगी है लेकिन होता क्या है, विषमंगी मिश्रण। देखने में अपने को लगेगा कि ये तो समंगी मिश्रण है, लेकिन होता क्या है, विषमंगी मिश्रण। इसको अपने याद ही रखना है। कोलोइड, कोलोइड कैसा मिश्रण होता है, विषमंगी मिश्रण होता है। ठीक है, कोलोइड को अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है विलियन, ठीक है, एक होता है विलियन, विलियन, एक होता है निलंबन, ठीक है, एक होता है निलंबन, और एक होता है कोलोइड। एक क्या होता है, कोलोइड। कोलोइड क्या फर्क है इनमें, इनमें जो विलय के कण हैं, कणों के आकार के आधार पर इनको बांटा गया है। विलयन वो होता है जैसे पानी है, पानी में नमक खोल दिया तो ये क्या बन गया, विलयन। यानी पानी में अपने को नमक के मॉलिक्यूल अंगों से दिखाई नहीं देते और वो पूरी तरह से इसमें घुल जाता है। निलंबन क्या होता है, जैसे पानी है इसमें मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालेंगे तो जो मिट्टी है वो नीचे कंधे में बैठ जाएगी। ठीक है, तो निलंबन क्या है, जिसमें कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो अपने को आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे मिट्टी तली में बैठ गई तो अपने को दिखाई देगी। कोलोइड, कोलोइड क्या होता है, कोलोइड में विशेष बात क्या है, कोलोइड में टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे कोलोइड है अपने कोई जैसे ये कोई कोलोइड बना दिया, इसमें अगर अपने सनलाइट गुजारेंगे तो इसमें जो लाइट का पाथ है वो अपने को दृष्टिगोचर होगा, लाइट का जो पाथ है वो अपने को दिखाई देगा। तो एक प्रश्न और बनता है कि टिंडल प्रभाव किस में होता है, विलयन में, निलंबन में, या कोलोइड में। तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि कोलोइड में टिंडल टिंडल प्रभाव भी होता है। टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश के पथ का दिखाई देना। कोलोइड में क्या होता है, टिंडल प्रभाव भी होता है। प्रश्न संख्या 19, एरोसोल में प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम क्रमशः होते हैं। एरोसोल, एरोसोल में पूछा कि प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में क्या होता है। तो एरोसोल, एरोसोल में प्रक्षेपण जो माध्यम है वो तो होता है हवा, हवा, और जो प्रक्षिप्त परावस्था होती है वो क्या होती है, द्रव होती है। वो क्या होती है, द्रव। तो क्या हो गया, गैस में द्रव, गैस में द्रव। ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सही है, गैस में द्रव। ये कोलोइड्स के सामान्य उदाहरण है। ये जो कोलोइड होते हैं इसके सामान्य उदाहरण दे रखे हैं अपने को। तो ये जो सारणी है मैं आपको याद करवाता हूँ, अभी साथ के साथ याद हो जाएगी। एरोसोल, पहला देखते हैं एरोसोल। एरोसोल क्या है, एरोसोल को याद करना है, एरो यानी एयर, एयर क्या होता है, हवा, तो गैस, यानी ये प्रक्षेपण माध्यम है, यानी ये बड़ा है तो अपने को ऐसे बढ़ना है कि गैस में द्रव। क्योंकि प्रक्षेप्त परावस्था क्या होती है, जो कम पार्ट होता है, यानी ज़्यादा पार्ट इसमें गैस का है, गैस में द्रव है ये, तो ऐसे बढ़ेंगे अपने को, गैस में द्रव। तो एरो, एरो यानी एयर, और ले से बना देना है लिक्विड। एरो से एयर यानी हवा, और ले से लिक्विड, तो यानी गैस में क्या है, द्रव है। ठीक है, एरोसोल। इसके बाद अपने देखते हैं नीचे ठोस एरोसोल। ठोस एरोसोल क्या है, ठोस एरोसोल सेम ही है, मतलब गैस की जगह ऊपर भी गैस है, इसमें भी गैस है, लेकिन इसमें द्रव की जगह क्या हो गया, ठोस हो गया। ठोस एरोसोल में इस द्रव के स्थान पर क्या हो गया, ठोस हो गया, तो ये एरोसोल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोम की। फोम, फोम, फोम में कौन कौन आ गया, द्रविड़। फोम में कौन आ गया, द्रविड़, यानी द्रव में क्या है, गैस। फोम में कौन आ गया, द्रविड़,
लेकिन उसके पेट में गैस बन गई तो उसकी फॉर्म मतलब काम में नहीं आई। फॉर्म में था लेकिन उसके पेट में क्या बन गई, गैस बन गई। तो ध्यान रखना फॉर्म नाम में आता है, फॉर्म में कौन आ गया, द्रविड़ यानी द्रव, लेकिन गैस बन गई उसके तो उसकी फॉर्म खास काम नहीं आई, रन फिर भी उसे नहीं बने। तो फॉर्म नाम आता है द्रव में गैस। उसके बाद एक ठोस फॉर्म और है। फॉर्म में और ठोस फॉर्म में फर्क क्या है, इसमें ये गैस है, इसमें भी यहाँ पर गैस ही है, लेकिन ठोस यहाँ पर ठोस आ गया तो इसमें द्रव, द्रव की जगह इसमें क्या आ गया, ठोस आ गया, द्रव की जगह इसमें ठोस आ गया, बस इतने फर्क है। ठीक है। इमल्शन, इमल्शन का अपने प्रश्न भी देखा था। इमल्शन का डायरेक्ट याद रखना है, इमल्शन में द्रव होता है। इमल्शन में यहाँ भी द्रव है और यहाँ भी द्रव है। एक और ठोस सोल। नेक्स्ट अपने देखते हैं सोल। ठीक है। सोल, सोल में होता है द्रव, द्रव में क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है। एक सेकेंड, तो अपने इसको कैसे याद करेंगे, सोल को, सोल को अपने याद करेंगे, ये रहा सोल। सोल को अपने याद कर लेते शोल से, शोल उड़ने वाला शोल होता है। ठीक है। जो द्रविड़ है ना, द्रविड़, राहुल द्रविड़, उसको मतलब सर्दी नहीं लगती तो वो कभी शोल नहीं उड़ता, वो बहुत ही ठोस आदमी है। उसको सर्दी क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत ही ठोस आदमी है। तो सोल का नाम आता है शोल। शोल कौन नहीं उड़ता, द्रविड़ क्यों नहीं उड़ता, क्योंकि वो बहुत ठोस आदमी है, उसको ठंड नहीं लगती जल्दी से। ठीक है। फॉर्म, फॉर्म अपन, फॉर्म अपने देखा था द्रव में गैस, द्रव में गैस। तो ठोस फॉर्म, ठोस फॉर्म आता है ये द्रव, गैस, गैस की जगह तो गैस ही है, लेकिन ठोस फॉर्म में फर्क क्या हो जाएगा, द्रव की जगह इसमें क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, द्रव की जगह क्या हो जाएगा, ठोस। नेक्स्ट है जेल। जेल, जेल को अपने याद रखना जेल से। जेल की जो सलाखें होती हैं वो होती क्या होती है, ठोस होती है। जेल की जो सलाखें होती है वो होती ठोस होती हैं, उनको कोई भी द्रव में तब्दील नहीं कर सकता। तो कैसे याद रखते हैं, जेल नाम आते ही आपको याद आना चाहिए जेल। जेल की सलाखें क्या होती हैं, ठोस, और कोई भी उनको द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकता। और ठोस सोल, सोल का अपने देखा था द्रव में ठोस है, और ठोस सोल क्या होता है, ठोस में ठोस। अपने को दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो ठोस प्लस ठोस, यानी दो चीजें हैं जिनमें सेम सेम है, ठोस और ठोस, ये किस में होता है, ठोस सोल में। और एक है द्रव प्लस द्रव, ये किस में है, इमल्शन में। द्रव प्लस द्रव किस में है, इमल्शन में। और ठोस प्लस ठोस किस में है, ठोस सोल में। तो इसके आगे उदाहरण लिए ये भी आपको याद करने। हालांकि लगभग यही पूछता है कि एरोसोल किससे मिलकर बना होता है, इमल्शन किससे मिलकर बना होता है। फिर भी बाई चांस अगर आपको पूछ ले तो ये दे रखें कि एरोसोल क्या होता है, कोहरा, बादल, ये कुहासा। फोम क्या होती है, शेविंग क्रीम। इमल्शन क्या होता है, दूध, ये फेस क्रीम। ये भी आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न अपना, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, मतलब लगभग 46% ऐसा कुछ, यानी सबसे ज़्यादा भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये अपने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो गए। जो भी अपना चैनल देख रहे हैं प्लीज़ अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अपने चैनल को सब्सक्राइब का बटन अपने को जरूर दबाना है, और लाइक का बटन भी दबाना है, लाइक का बटन भी दबाना है। और ये अपनी जो श्रृंखला है वो एग्जाम तक अनवरत चलेगी, अनवरत ऐसी चलती रहेगी। और लास्ट में अपने जो प्रश्नों की संख्या है उसको भी बढ़ा देंगे। तो तैयारी अपनी नियमित रूप से जारी रखिए, और अपने चैनल की जो आने वाली क्लास है वो भी आपको निरंतर रूप से देखते रहना है। धन्यवाद।